2013 के बाद हिमालय की पर्वत श्रृंखला में फिर एक बार तांडव। जी हां, ग्लेशियर टूटने से कई लोगों के लापता होने की खबर है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, आगे बढ़े। आईटीबीपी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगे हुए हैं। जवान तपोवन टनल को फिर से खोलने का काम कर रहे हैं, जो मलबे के कारण पूरी तरह से बंद हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कई लोग इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ग्लेशियर टूटा, सैलाब आया, तबाही का तांडव। तपोवन टनल के अंदर कई लोगों के फंसे होने की जानकारी और इसके साथ साथ जो मलबा उसके सामने है, आपके टीवी स्क्रीन पर आईटीबीपी के जवान उस मलबे को हटाते हुए, ये तस्वीरें तपोवन टनल से। आईटीबीपी की टीम है और अभी आर्मी की टीम भी वहां पे पहुंचने वाली है। तो सारे के सारे मिलके सारे एजेंसीज मैक्सिमम जो है ना लोगों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश जारी है। हमारे करीब जो है ना 250 आदमी हैं और कमांडेंट और सीनियर ऑफिसर सारे के सारे मौके पे टनल के वेन्यू पे मौजूद हैं। जी हां, आपने देखा आईटीबीपी के जवान मलबा हटाते हुए और इसके साथ साथ हिंडन से भारतीय वायुसेना का विमान C-130 भी उड़ान भरने के लिए तैयार है। तमाम साधन और संसाधन लेकर वहां पहुंचकर लोगों की मदद और राहत कार्य में जुटने के लिए। जी हां, इसी पर ताज़ा जानकारी के लिए आइए हम चलते हैं हमारे अपने संवाददाता संजय गौड़ के पास, जो इस समय देहरादून से मौजूद हैं। संजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? सुभाष, आपको अगर मेरी आवाज आ रही है? सुभाष, इस समय का ताजा अपडेट क्या है? इस समय की ताजा जानकारी क्या है? कितने लोगों के फंसे होने की जानकारी है? जिस तरह से जानकारी आ रही है ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को लेकर, वहां पर लगभग 120 से ज्यादा मजदूर और काम कर रहे लोगों के लापता होने की भी जानकारी है। हम चाहेंगे सुभाष कि आप एक एक जानकारी सटीक तरीके से दर्शकों तक पहुंचाएं और बताएं। इससे पहले सुभाष कि आप अपनी बात रखें, निचले इलाके में रह रहे लोगों से हम ये कहेंगे कि आप वहां से हटें और पानी की चपेट में आने से बचें। सुभाष, ताजा जानकारी। जी बिल्कुल, लगातार, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य और ऐसे में इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड में लगातार देखी जाती हैं। लेकिन क्योंकि आज सुबह जिस तरीके से चमोली जिले के जो भटवारी क्षेत्र है उसमें जो एक घटना देखने को मिली, उसके बाद से ही जो स्थिति है वो बेहद खराब होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम ने वहाँ रेस्क्यू करना शुरू किया है, उसके बाद से जो स्थिति है वो पहले से थोड़ी हल्की मानी जा रही है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जो पानी का जल स्तर था, नदी का जल स्तर था, वो पहले की तुलना में अब कम हो गया और लगभग जो श्रीनगर क्षेत्र है उत्तराखंड का, उसको वो पार कर चुका है। और ऐसे में धीरे धीरे जो नदी है वो ऋषिकेश की तरफ अब बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सभी जिला अधिकारियों को और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा निर्देशित कर दिया गया था कि सभी लोगों को नदी तट के किनारे से खाली करा दिया जाए। जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, जिनके घर थे, वो भी पहले से ही खाली करने के निर्देश मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन द्वारा कर दिया गया था। हालांकि अभी तक ये बात जरूर कही गई है कि 100 से 150 लोगों की इसमें क्षति होने की संभावना जताई गई, जिसकी जानकारी खुद उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने दी है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आपदा विभाग की जो टीम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है और पल पल की जो रिपोर्ट है वो आपदा विभाग की जो टीम है वो मीडिया को भी बता रही है। साथ ही आम जनमानस को भी वो कहीं ना कहीं मैसेज के जरिए जानकारी दी जा रही है कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो स्थितियां हैं सुबह की तुलना में अब थोड़ी सुधर चुकी हैं। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरीके से गंगा का जो प्रोजेक्ट था वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था और ग्लेशियर के टूटने के बाद से ही जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनको वहां से निकलने तक का मौका नहीं मिला। क्योंकि ये पूरी घटना सुबह की है, तो कहा जा सकता है कि यदि ये घटना रात में होती तो स्थिति और बदतर हो सकती थी। क्योंकि जिस तरीके से 2013 में उत्तराखंड में केदारनाथ आपदा आई, तो उस आपदा के टाइम भी इसी तरीके की घटना थी, ग्लेशियर फटा था और उसके बाद से जो तबाही है वो सबके सामने थी। लेकिन क्योंकि ये सुबह की घटना है और लोगों ने पहले ही इस घटना को देख लिया था, कई लोगों ने वीडियो कैमरेज के जरिए इस पर वीडियो भी बनाई थी और क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने ये मैसेज है अन्य क्षेत्रों तक पहुँचाया था, ताकि लोग जल्द से जल्द जो तटीय क्षेत्र हैं, नदी किनारे के क्षेत्र हैं, उनको खाली कर सकें और वहाँ से सुरक्षित बाहर निकल सकें। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था की बात
बात की जाए तो अभी तक एनडीआरएफ की टीम चमोली में पहुंच चुकी है। एसडीआरएफ की टीम सुबह से ही रेस्क्यू कर रही है और उसके साथ ही जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी वहां मुस्तैद नजर आ रही है। तो कहा जा सकता है कि अभी जो स्थिति है वो पहले की तुलना में ठीक है और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी आज जो उनके कार्य थे सारे कार्य छोड़कर वो चमोली जिले पहुंचे हैं और वहीं वो जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार कितनी क्षति चमोली जिले के उन क्षेत्रों में हुई, उन लोगों को हुई, उन लोगों से मिलने की कोशिश भी जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ सुभाष, आपसे एक बात और जानना चाहेंगे। जहां तक बात की जाए पानी का वेग बहुत ज्यादा है और उसके साथ साथ बहाव और पानी का स्तर भी बढ़ रहा है। ऐसे में नदी किनारे जो रिसोर्ट्स हैं, कई पर्यटक वहां पर होंगे, उनको लेकर क्या जानकारी है? कई लोगों के संपर्क, जो कि सड़क संपर्क होता है, वो भी टूट चुका होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये बद्रीनाथ हाईवे पर से जुड़ा हुआ ये पूरा क्षेत्र है और कहीं ना कहीं बद्रीनाथ की जो सड़कें हैं वो इस क्षेत्र में आती हैं, तो कहीं ना कहीं सड़कें ज़रूर क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि जब से सुबह से जैसे ही घटना हुई उसके बाद से लोगों ने एक दूसरे को जानकारी दी, जो आगे लोग रहते थे, क्योंकि चमोली जिला की पूरी घटना थी। उसके बाद रुद्रप्रयाग जिला आता है, श्रीनगर आता है और देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार आता है। तो लोगों ने सुबह से ही सूचना सभी लोगों को दे दी थी कि जो भी लोग तटीय क्षेत्र पर रहते हैं, जो नदी किनारे जिनके रिसोर्ट हैं, होटल्स हैं, घर हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन लोगों को पहले ही जिला प्रशासन द्वारा वहां से खाली दिया गया था और ये कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति नदी को देखने के लिए भी नदी के किनारे ना पहुंचे। उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था सभी जिलों में पहले ही सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कर दी गई थी। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि कुल मिलाकर जो घटना है ये सुबह की है और उसके बाद से ही लोग, जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली, लोगों ने अपने घर खाली किए, लोग अपने घरों से बाहर निकले, होटलों से बाहर निकले, नदी के जो किनारे में जो लोग मौजूद थे वो उस क्षेत्र से खाली कराए गए। इससे बड़ी चीज़ ये है कि श्रीनगर जो क्षेत्र है गढ़वाल का, वहाँ भी जो डैम है उस पर काम चल रहा था और काफ़ी लंबे समय से उस डैम में पानी को इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी मिली कि ऊपरी क्षेत्र चमोली जिले में इस तरह की घटना हुई, उसके बाद से जो श्रीनगर का डैम है उससे भी जो पानी है वो धीरे धीरे कम किया गया ताकि उस डैम पर भी कोई भार ना पड़े। तो कहा जा सकता है कि अगर ये घटना रात में होती तो कहीं ना कहीं सुभाष चिंता ये भी है कि 11 फरवरी को महाकुंभ का पहला शाही स्नान होना है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि गंगा का जलस्तर भी बढ़ेगा और न जाने कितने इलाके यहां से होकर गुजरेंगे जहां पर जलस्तर बढ़ेगा। तो अलर्ट हर जगह कर दिया गया है। जी हाँ, आपका इस ताज़ा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम आपके पास लगातार आते रहेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल है, जी हाँ, जो बताएंगे कि आखिर ये ग्लेशिएशन कैसे होता है। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आखिर सरकार की क्या तैयारियां हैं, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और इसके साथ साथ वायुसेना को लेकर क्या चल रहा है इसमें हालात। ऐसे में गृह मंत्री के भी वहां पहुंचने की जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही थी, वो जानकारी देंगे जयराम विप्लव, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेकेएस परिहार साहब, जी हाँ, ऐसी प्राकृतिक आपदा में किस तरह से काम होता है, राहत और बचाव कार्य कैसे किए जाएंगे, ये परिहार साहब बताएंगे। और हमारे साथ सपना श्री, जी हाँ, आप ज्योतिषाचार्य हैं, आपसे ये जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन से ग्रह नक्षत्र हैं जिसके कारण 2013 जैसी ये घटना फिर एक बार हुई है। जी हाँ, 2013 जैसी घटना जो कि हिमालय की पर्वत श्रृंखला का तांडव वो देखा था, क्या उसके अनुपात में आपको ही लगता है ग्रह नक्षत्र इस समय कहां, कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि आज ये जो घटना हुई है, ये प्राकृतिक आपदा हुई है, ग्लेशियर टूटा है, ये क्यों हुआ है? सपना श्री, सपना जी, आपको आवाज आ रही है? सपना जी तक आवाज नहीं जा पा रही है। हमारे साथ जयराम विप्लव हैं। जयराम, इस समय आपसे जानना चाहेंगे राहत और बचाव कार्य को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है, राज्य की भी और केंद्र की भी। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आज आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं ईश्वर से कि हमारे भारत के सभी लोग सुरक्षित रहें। खासकर उत्तराखंड में इस आपदा के वक्त जो भी लोग फंसे हुए हैं या जहां तक मदद पहुंचनी चाहिए, ईश्वर उनको मदद करें। और यही प्रार्थना करूंगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
साथ ही मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि जब से ये जानकारी मिली है, एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर काम कर रही थी और साथ ही स्थानीय प्रशासन ने जिस प्रकार से बहुत सारी ऐसे असामाजिक तत्व भी होते हैं जो इन अवसरों पर फालतू की पुरानी वीडियोस और बहुत सारी ऐसी चीजें अफवाहों का शक्ल में परिस्थिति को और विकट बनाने का काम करती है, उस पर भी रोक लगाने का काम किया और समय रहते एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पर पहुंची हैं। गृह मंत्री स्वयं इस चीज का जायजा ले रहे हैं और मुख्यमंत्री जी भी प्रोएक्टिव हैं, पूरी तरह से वहां की सरकार और प्रशासन केंद्र के साथ समन्वय और सहयोग करके जान माल की रक्षा और सुरक्षा में लगी हुई है। और आप और हम अभी इस वक्त केवल और केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे जो प्रशासनिक तंत्र वहां लगा हुआ है, आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं, उन सबको इतनी ताकत और इतना संबल दें कि वो लोगों की अधिक से अधिक जान माल की रक्षा जयराम कर सके। जयराम जी, आपको मैं रोक रहा हूं क्योंकि हमारे पास एक बड़ा इंटरव्यू है। इंटरव्यू एनडीआरएफ चीफ एसएन प्रधान का। आखिर उन्होंने क्या कहा, राहत और बचाव कार्य किस स्तर पर और कितनी तेजी से चल रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं कि आखिर इस महातबाही को लेकर क्या तैयारी है। प्रधान हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो घटना हुई है इसका अब क्या स्टेटस है? आपकी कितनी टीमें वहां पर गई हैं उसके बारे में? देखिए, अभी जो स्टेटस है वो इस तरह से है कि जो बड़ी घटना, जो एक्सीडेंटल जो ब्लास्ट ऑफ द ग्लेशियर है वो हो चुका है 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले हो चुका है। अब जो खतरा है वो पानी के बहाव का है जो कि डाउनस्ट्रीम बह रहा है और हरिद्वार तक बहेगा और आगे भी बहेगा। लेकिन जो सूचना मिली है वो है कि पानी जो है अब समतल की तरफ जाते जाते थोड़ा सा स्पीड उसका कम हो गया है, उसका वॉल्यूम भी कम हो गया, तो इसलिए नुकसान का पोटेंशियल भी कम माना जाएगा। जहां तक एनडीआरएफ का सवाल है, एनडीआरएफ की एक टीम देहरादून में कैंप करती है, वहां कैंप बना हुआ है, तो वहां से रवाना हो चुकी थी उसी वक्त जैसे ही सूचना मिली, और 3 टीमों को एयरलिफ्ट करके भेजा जा रहा है जो देर दोपहर तक पहुंच जाएंगे और काम में जुट जाएंगे। कुल कितने सर एनडीआरएफ के जवान और ऑफिसर्स रहेंगे वहां पे भी? एनडीआरएफ के अगर 5 टीमें जो रवाना हो गई हैं, अगर वो मिला लिया जाए तो 200 से 300 लोग रहेंगे, और जो पहले से एसडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी की टीमें हैं उनको जाके मदद करेंगे। कुल कितने जान माल के नुकसान की खबर है या अनुमान लगाया जा सकता है अभी तक? देखिए, अनुमान ही लगाया जा सकता है, और अनुमान के हिसाब से देखा जाए तो 2 जो प्रोजेक्ट्स थे, एक हाइडल प्रोजेक्ट, एक ब्रिज प्रोजेक्ट जो बीआरओ का ब्रिज प्रोजेक्ट था, उसमें वर्कर्स थे और उसमें से वर्कर्स लापता होने की सूचना है, उड़ती सूचना है, तो उस पर हम लोग अभी टिप्पणी नहीं कर सकते कि नंबर्स क्या होंगे। और गांव जो उस नदी के दोनों तरफ गांव थे, सेटलमेंट्स थे, उसमें कुछ घर बहने की सूचना है, तो उसमें कितने लोग अफेक्टेड हुए हैं ये भी कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग जरूर अफेक्टेड हुए हैं, कुछ प्रॉपर्टी अफेक्टेड हुई है। इसका आकलन सर्वे के बाद और पूरी जमीनी जानकारी के बाद। आखिरी सवाल सर, क्या अब कोई मीटिंग है और अब किस तरीके से इसको मॉनिटर किया जा रहा है? नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग राजीव गौबा महोदय जो कि कैबिनेट सचिव हैं वो करने वाले हैं 4:30 बजे, और उसके अलावा स्वयं होम मिनिस्टर महोदय अमित शाह जी, एमओएस नित्यानंद राय जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट पोर्टफोलियो देखते हैं, वो हमारे कंट्रोल रूम, एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में आईजी एनडीआरएफ के साथ बैठे हुए हैं, और गृह सचिव भल्ला साहब भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक तरह से हर लेवल से मॉनिटरिंग हो रही है और भारत सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार के साथ है। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं एनडीआरएफ की तरफ से उत्तराखंड के सभी वासियों को कि एनडीआरएफ वहां रहेगी, और जब तक रहेगी जब तक वो हमारी जरूरत पड़े और जब तक सिचुएशन सामान्य न हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे एसएन प्रधान, एनडीआरएफ के डीजी। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एनडीआरएफ प्रमुख बता रहे थे कि आखिर तैयारियां क्या हैं और तैयारियों को लेकर आगे कैसे बढ़ा जाएगा। और साथ ही 4:30 बजे कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की एक बैठक होने जा रही है, यानी कि हाई लेवल मीटिंग। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सपना श्री, जेकेएस परिहार मेजर जनरल रिटायर्ड, और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव। जयराम, मैं आपके पास आऊंगा, परिहार साहब आऊंगा, उससे पहले मैं सपना श्री के पास चलना चाहूंगा। सपना जी, आखिर ग्रहों की ऐसी कौन सी दशा है जिसके कारण 2013 जैसी एक प्राकृतिक आपदा आज फिर एक बार देवभूमि को हिमालय पर्वत श्रृंखला से तांडव मचाकर निकल गई? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्वयं उत्तराखंड की निवासी हूँ, हरिद्वार मेरा होम टाउन है, और मेरी बहुत सारी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं आज जो जानमाल का नुकसान हुआ और अचानक ही आपदा आई। लेकिन एक ज्योतिषी होने के नाते
भारत की प्राचीन विद्याओं पर, विधाओं पर और ज्यादा यकीन बढ़ता जाता है। और इसीलिए शायद हमारी संस्कृति, हमारी विद्याएं देश विदेश में परचम लहराती हैं जब हम गणनाओं को पहले कर लेते हैं। आज सुबह 6 बजे मैंने एक अपडेट किया था जिसके अनुसार मकर राशि में षडाष्टक योग बन रहा है, यानी 6 ग्रह एक साथ होने जा रहे हैं। जब कोरोना की महामारी शुरू हुई थी उस समय भी 5 ग्रहों की युति के कारण ही ऐसा कहा गया। आपके ही न्यूज चैनल पे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पैनल ने इस बात पे मोहर लगाई थी। और अब 9 तारीख को फिर से ये होने वाला है जब 6 ग्रह एक साथ होंगे, जिसमें कि शनि और सूर्य एक साथ रहेंगे, बृहस्पति और चंद्रमा रहेंगे, बुध और शुक्र रहेंगे। मकर राशि को जल तत्व की राशि माना जाता है। मेदिनी ज्योतिष में ऐसा उल्लेख है कि जब कभी इस प्रकार की ग्रहों की युति बनती है तो किसी प्रकार का भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जनसत्ता में परिवर्तन होता है, बड़े आंदोलन होते हैं और इसका प्रभाव लंबे समय तक चलता है। हालांकि मैं इस बार अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी, चाहे वो सेंट्रल ने इस तरीके से इस आपदा को मैनेज किया है, गृह मंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके की सक्रियता दिखाई है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं खुद हरिद्वार में हूं तो हरिद्वार की जो गंगा है उसे डैम से कंट्रोल किया गया है, पानी के जल स्तर को एकदम कम कर दिया गया है इसलिए ताकि अगर शाम 5-6 बजे तक ज्यादा जल आता है तो भी कंट्रोल हो सके और जान माल की ज्यादा हानि ना हो। सपना जी, मैं आपके पास आऊंगा। सपना जी, इस वक्त हमारे पास उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली में तपोवन इलाके के रैनी गांव के पास पहुंचे हैं। वह हादसे के बाद की स्थिति का जायजा ले रहे हैं। जो नीचे आ रहे थे ना वो टनल वहाँ पे बोल रहे 30 आ रही है, बंदे को मैंने अंदर डाल दिया। मेरे को कोई अभी जानकारी मिली है कि 9:30 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। जो रेलवे का काम चल रहा है अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है ताकि जो लॉन्च का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से, गृह मंत्री जी अभी जहाज में हैं, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने एनडीआरएफ भेजना है या किस तरह की जरूरत है तो हम उसके लिए भारत तबाही का जायजा लेते और उसके साथ साथ राहत कार्यों का भी कि आखिर किस तरह से अब राहत कार्य आगे बढ़े और कितनी तेजी से बढ़े। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुकी हैं, कृष्णा मित्तरू साहब, जो कि आपदा प्रबंधन के आप एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं। मित्तरू साहब, आपका स्वागत है। हमारे साथ जेकेएस परिहार साहब, रिटायर्ड मेजर जनरल। जनरल साहब, इस समय जिस तरह से प्राकृतिक आपदा हुई है, जी हाँ, एक तरह से ये कहा जाए कि पृथ्वी पर एक सबसे बड़े आकार का एक ऐसे ताजे पानी का जलाशय आज फिर टूट गया, एक ग्लेशियर टूट गया। ऐसी सूरत में आईटीबीपी के लोग लगे हुए हैं। आपको लगता है कि सेना का भी यहां पर उपयोग किया जा सकता है और इसके साथ साथ कितने जल्दी ऐसे कार्यों में राहत पहुंचाने में सफलता हासिल होती है? जनरल साहब, देखिए 2015-16 में मैं डिजास्टर मैनेजमेंट से काफी करीब से जुड़ा हुआ था और मैं आपको आपके सवाल के साथ में कुछ ऐसी चीजें मैं बताता हूं। तो हमें 4 चीजों पे हमें ध्यान रखना होता है, कैसे हुआ, कैसे मैनेज हुआ, क्यों हुआ और भविष्य की हमारी क्या जिम्मेदारी है।
मेरा ख्याल है ये चारों चीजें जो है ये इस बात को अच्छी तरह से बता सकती है। जो हमारा अंडमान निकोबार में जो सुनामी आई थी उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सिस्टम डेवलप किया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, और उसमें जो है क्लब होके लोकल रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे आर्मी हो, वो सब मिल के काम करते हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये जो सिस्टम है ये दुनिया में सबसे बढ़िया सिस्टम है जो हमारे यहाँ डेवलप हुआ है। और एनडीआरएफ और जो स्टेट उसके डिजास्टर मैनेजमेंट है वो सारा प्लानिंग पहले से ही हम लोग करके रखते हैं। आर्मी का भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान एरिया वाइज बना हुआ है और हम उस पर तुरंत एक्शन करते हैं। आर्मी की एक्शन में 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक तो जो अदर देन आर्मी के रिसोर्सेज हैं वो एयरफोर्स के द्वारा एयरलिफ्ट किए जाते हैं। मेडिकल टीम हमारी जो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज की इसके लिए एयर मार्क्ड है डिजास्टर टीम, हर एरिया उसमें जोन वाइज वो बनी हुई है। और हमारे जो एफएमएसडी जो मेडिकल स्टोर डिपो है आर्म फोर्सेज के, वहां पे भी किट रेडी है कि कहीं भी जरूरत हो तो 3 घंटे के अंदर वो पूरे टेंट वगैरह जो है वहां पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। तो आर्मी का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आर्मी से मेरा मतलब एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों आर्म फोर्सेज हैं, आईटीबीपी है। अब इनके अलावा जो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है वो होती है नागरिक प्रशासन की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नागरिक प्रशासन होता है जिसमें कलेक्टर्स, एसडीएम और दूसरे हैं वो भी इसके लिए ट्रेंड किए जाते हैं। आर्म फोर्सेज, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल जो भी प्रशासन है वो सारे मिलकर काम करते हैं। और मनीष जी आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, मीडिया मैनेजमेंट। तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि हम किसी भी तरह की अफवाहों को आगे ना आने दें और किसी भी तरह की राजनीति और जो घटनाएं ऐसी होती हैं जो इस समस्या में बाधाएं डाल सकती हैं उसको हम आगे ना लाएं। तो ये मिला के सारा देश इसमें मिलकर काम करता है। आप निश्चिंत रहिए, ऐसी जो आपदाएं हुई हैं हम उसमें सबसे ज्यादा तेजी से मैनेजमेंट करते हैं, चाहे नेपाल रहा हो, चाहे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सब जगह जो है हमने उसको जान हानि की जो कम से कम करने में सफलता हासिल की है। 10 सेकंड और मैं लूंगा कि जो हिमालय पहाड़ है वो बड़ा पहाड़ है पर कच्चा पहाड़ है वहां, और जहां ये सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हाई भूकंप जोन के अंदर आते हैं। तो पर्यावरणविदों को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा कि जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वहां बन रहे हैं वो ही इसके जिम्मेदार होते हैं, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना घटे। मेरे ख्याल से यही एक सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। जी जनरल परियार, जनरल साहब आपने विस्तार से बातों को बताया। इससे पहले कि मैं आगे कृष्णा मित्रू साहब के पास चलूं, जनरल साहब मैं आपको और लाखों करोड़ों दर्शक इस समय जो इंडिया न्यूज देख रहे हैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आंकड़ों के साथ बाजीगरी नहीं करते और सटीक और ताजा जानकारी पूरी विश्वसनीयता के साथ ही आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर परोसते हैं। जनरल साहब आपने जो जिम्मेदारी की बात की इसको लेकर मेरा ये आपको जवाब और विश्वास जताने का मुझे ऐसा लगा कि मैं मित्रू साहब के पास जाऊं तो इस बात की भी जानकारी आपको दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब, आप बने रहे। हमारे साथ कृष्णा मित्रू साहब है। मित्रू साहब, इस समय वहां पर ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, सैकड़ों मजदूर और अफसर वहां पर काम कर रहे थे। जानकारी आ रही है कि कई लोग बह चुके हैं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से जानकारी है। ऐसी सूरत में राहत और बचाव कार्य कितना मुश्किल हो जाता है और क्या किया जाना चाहिए मित्रू साहब? देखिए अभी हालत ये है कि सिचुएशन बहुत अंडर कंट्रोल हो गई है क्योंकि जो ग्लेशियर फटा था उस है वो अब कम हो गई है, बिल्कुल कम हो गई है कि डिजास्टर हो चुका है। और ये अभी नंदप्रयाग तक पहुंच के सिचुएशन काफी नॉर्मल हो चुकी है। अब यह है कि पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन हमें देखनी है। पोस्ट डिजास्टर सिचुएशन में आज के हालात देखते हुए सबसे अच्छी बात यह है कि मौसम बहुत अच्छा है। जो रिलीफ फोर्सेस जो लगी हैं, एनडीआरएफ वगैरह, एसडीआरएफ वगैरह, जो लोकल पुलिस वगैरह जो सब लगे हैं वो अपना काम पूरी तवज्जो से कर पा रहे हैं और जल्दी ही पूरा काम कर पाएंगे। अब उनका काम ये होगा सबसे पहले कि जो जिन लोगों को चोटें आई हैं उनको मेडिकल एड प्रोवाइड की जाए, इवैक्यूएशन किया जाए
और जो लोग लापता है 100 से कुछ ऊपर हो सकती है कैजुअलिटीज। जो लोग लापता हैं उनको ट्रेस किया जाए, उनको ढूंढा जाए और ढूंढ के उनको भी मित्तल साहब मेरे लिए अभी वक्त है सुर्खियों का। सुर्खियों के बाद आपके पास फिर लौटेंगे हमारे साथ तीनों खास मेहमान, जयराम विप्लव, मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार और कृष्णा मित्तल साहब, आपदा प्रबंधन के आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। ऐसे में उत्तराखंड में हुई तबाही को लेकर आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। लेकिन जो मां गंगा का उद्गम स्थल है, वो राज्य उत्तराखंड इस समय आपदा का सामना कर रहा है। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया, नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही है। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। আমার প্রিয় মা, বোন, ভাইও, বন্ধুরা, মেদিনীপুরের এই পবিত্র মাটিতে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली की शुरुआत करने से पहले उत्तराखंड में हुई तबाही को लेकर अपनी बात और अपनी चिंता जता रहे थे और ये विश्वास भी दिला रहे थे कि सरकार सजग है और सरकार जो हो सकेगा वो सब करेगी और सारी सुविधाओं को लेकर राज्य सरकार को लेकर केंद्र सरकार दिए जा रही है। जी हां, आइए लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट की ओर। हमारे साथ 3 मेहमान, हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेकेएस परिहार, हमारे साथ कृष्णा मित्तल साहब जो कि आपदा प्रबंधन के आप जानकार हैं, और बीजेपी से जयराम विप्लव। जयराम, इस पैनल पर बैठे हुए आपको पिछले 35 मिनट हो गए। इस समय आपके पास कोई ताजा जानकारी कि उत्तराखंड से कोई जानकारी आपके पास आई हो, और उसके अलावा राहत और बचाव कार्य को लेकर इस समय आपके पास क्या सूचनाएं हैं? देखिए, अभी जो जानकारी है, लगातार एनडीआरएफ के साथ हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी भी लगातार उनके मॉनिटरिंग रूम में ही बैठे हुए हैं, और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी भी लगातार नियंत्रण के लिए लगातार समन्वय का काम कर रहे हैं, और राज्य सरकार के साथ केंद्र का सहयोग और समन्वय
अभी इस पर ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम सब की प्रार्थना है कि हमारी जो टीमें लगी है, हमारा जो प्रशासनिक तंत्र है और आपदा प्रबंधन की टीम है, वो बेहतर से बेहतर प्रयास करे ताकि कम से कम जान माल की हानि हो और लोगों को अधिक से अधिक राहत मिल सके। साथ ही जब ये इस घटना से हम लोग निकलेंगे तब जाकर के फिर आगे की भी रणनीति बनेगी कि कैसे भविष्य में आने वाली इस तरह की चीजों को रोका जा सकता है। और पीछे आप देखेंगे तो सरकारों ने काफी सारे काम भी, प्रयास भी शुरू किए हुए थे जब से ये उत्तराखंड में 2013 में आपदा आई थी। तो उसका एक छोटा सा सफलता कहिए या छोटी सी एक अच्छी बात कहिए, आशा की किरण कहिए कि इस बार हम पहले की तुलना में थोड़ा ज्यादा सजग थे। तो मुझे लगता है कि हमें अपने तंत्र को थोड़ा और प्रभावी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना होगा ताकि समय पर हम लोग लोगों के लिए काम कर सकें। जयराम जी सब सजग हैं और इस समय आपदा की इस घड़ी में सारा देश एकजुट है। जी हाँ, देवभूमि उत्तराखंड में जिस तरह से फिर एक बार 2013 जैसी एक आपदा आई है, उसको लेकर हम सब एक साथ हैं। जनरल परिहार ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट लगभग तबाह सा हो गया है। ऐसी सूरत में आपको क्या लगता है, हाइडल एनर्जी को लेकर जो हाइडल एनर्जी का जनरेशन है, क्या उसमें कोई कमी या जानकारी रही कि ये सारी चीजों का अंदाजा नहीं लगाया जा सका कि अगर ग्लेशियर टूटता है तो क्या होगा और कैसे बचा जाए? मनीष जी, आपकी बात का जवाब देने के पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा शुरू हुई है, मैं कहूंगा पॉलिटिकली वो आगे आए, तो उसमें सबसे बड़ा उनका जो रहा है कंट्रीब्यूशन, वो भुज कैजुअलिटीज, भुज अर्थक्वेक में जो उन्होंने मैनेज किया और जिस तरह से उन्होंने उस जिम्मेदारी को निभाया था जबकि वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, वो एक उनका अनुभव जो है वो जरूर इसमें सरकार को सहायता दे रहा है। हाइडल प्रोजेक्ट्स के बारे में, और खास करके जब आप प्रोजेक्ट्स हिमालय एरिया में बनाते हैं तो इस पर काफी अपोजिशन शुरू से ही पर्यावरणविदों का रहा है और उसकी कोई वजह नहीं है। मैं आपके पास आने के पहले इस प्रोजेक्ट की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था जो 2000 में बनाई गई थी और उसमें भी ये खास तौर से लिखा गया है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो है जो ऐसे इलाकों में जहां पर रास्ते नहीं है और भूकंप जोन है, ये रिएक्टर 5 वाला जोन 5 बहुत ही सेंसिटिव एरिया में ये हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाए गए और इस पे बहुत ही ज्यादा पर्यावरणविदों का इस पे विरोध रहा था। तो अब हमें ये डेफिनेटली सोचना पड़ेगा कि जब हम प्रोजेक्ट्स लेते हैं तो इस तरह के इलाकों में हमें बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ेगा। जनरल साहब, आपने मेजर जनरल परिहार, आपने बहुत बड़ी बात कही, सोचना होगा। हमारे साथ कृष्णा मित्रू साहब हैं। कृष्णा साहब, आपको लगता है कि पहाड़ों की हलचल को भी समझना जरूरी है? जहां तक जनरल परिहार ने जो जिक्र किया कि पर्यावरणविद और जिस तरह से हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर खतरा लगातार बना हुआ है, इस समय कई बार ऐसा होता है कि हम ये सारी बातों को दरकिनार कर विकास की बात को आगे बढ़ाते हुए इन्हें हम एक कोने में रख देते हैं। जी देखिए, आपने एक के जो वेदर कंडीशंस हैं, एनवायरनमेंट में आ जाता है ये सब कुछ। हम लोग आजकल विकास के नाम पर एनवायरनमेंट को आहिस्ता आहिस्ता भूल रहे हैं। हमें एनवायरनमेंट को भूलना नहीं चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन और ये ऐसी जो चीज, इन पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे के अगर हम चलेंगे तो ऐसी आपदाएं आसानी से जी मित्रू साहब, कृष्णा मित्रू साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार और जयराम विप्लव जी, आप लोग आज की इस महातबाही में अपने अपने विचार और उसके साथ जानकारियां देने के लिए इस कार्यक्रम में आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला और खासकर उत्तराखंड देवभूमि में महातबाही की हर छोटी बड़ी खबर आपके पास लगातार इंडिया न्यूज लाता रहेगा।